इंडिया अपने सोल्जर्स के लिए इजराइल से मिसाइल्स खरीदता है, पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए ईरान में पोर्ट बनवाया है, अपनी इकोनॉमी के लिए अमेरिका से पार्टनरशिप की है और अपना ऑयल अरब कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। और ये चार पार्टीज आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। मिसाइल्स चल रही हैं, सैंक्शंस लग रहे हैं, शिप्स डूब रहे हैं और इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट चारों तरफ से दबाया जा रहा है। किसी ने सही कहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मिडिल ईस्ट में चेस नहीं खेल रही, वो जगलिंग कर रही है। चारों बॉल्स हवा में हैं, एक भी गिरी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता है, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जाता है, आपकी सब्जियों का जो बिल है, ये सब एक ऐसी लड़ाई की वजह से बढ़ रहे हैं जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में चल रही है। एक ऐसी जगह जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल का ट्रेड होता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अभी भले ही ईरान ने कुछ इंडियन शिप्स को वहां से जाने दिया है, लेकिन अगर कल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, और ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल रियल है, तो इंडिया की इकोनॉमी को एक ऐसा झटका लगेगा जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब सवाल ये उठता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या। एक सवाल ये भी उठता है कि ईरान और इजराइल के बीच इतनी नफरत आई कहां से। एक सवाल यह भी है कि अमेरिका हर बार इजराइल के साथ क्यों खड़ा होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह भी है कि इंडिया इस पूरी चेस गेम में कहां खड़ा है, और क्या इंडिया की स्ट्रैटेजी सही है या हमसे कोई बड़ी गलती हो रही है। आज इस वीडियो में हम इजराइल, ईरान और यूएस की पूरी कहानी कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो इंडिया वाली एनालिसिस है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग और खतरनाक होती जा रही है। अब तक तो ईरान अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। दुनिया में 8 ऐसे देश घोषित रूप से न्यूक्लियर स्टेट हैं, जबकि इजराइल अघोषित रूप से इस लिस्ट में है। लेकिन अब सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी, पोलैंड तक में चर्चा परमाणु बम बनाने को लेकर होने लगी है, जिसकी वजह जानकार ट्रंप को कहते हैं। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर 28 मार्च को एक बार फिर से इजराइल ने हमला कर दिया है। जंग के 29वें दिन ये अपडेट आई है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि उनके बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास आकर एक प्रोजेक्टाइल गिरा। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम की रिपोर्ट के मुताबिक ये अमेरिका और इजराइल की तरफ से तीसरा हमला है। ये लड़ाई समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1917 में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने में। उस वक्त ब्रिटेन एक सुपर पावर था और मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश कंट्रोल में था, जिसमें पैलेस्टाइन भी शामिल था। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बैलफोर ने एक लेटर लिखा, जिसे आज हम बैलफोर डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जिसमें ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया कि पैलेस्टाइन में ज्यूइश लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ज्यूज को अलग कंट्री की जरूरत क्यों पड़ी। इसका कॉन्टेक्स्ट भी हिस्ट्री में ही है। ज्यूज के खिलाफ किया गया सालों से मारकाट, डिस्क्रिमिनेशन और सबसे हॉरिफिक और खतरनाक हिटलर के जमाने में जर्मनी में किया गया हॉलोकॉस्ट, जिसमें नाजी जर्मनी ने लगभग 60 लाख ज्यूज को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो ज्यूज थे। ये बात जब बाहर आई, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तब पूरी दुनिया को लगा कि ज्यूइश लोगों को अपना एक देश मिलना चाहिए जहां वो बिना किसी डर के रह सके। फिर साल 1947 में नए बने यूनाइटेड नेशंस ने एक पार्टीशन प्लान पास किया, जिसका नाम था रेजोल्यूशन 181, जिसमें पैलेस्टाइन को 3 हिस्सों में बांटा गया, एक ज्यूइश स्टेट, एक अरब स्टेट और जेरूसलम को इंटरनेशनल जोन बनाया गया, क्योंकि जेरूसलम में ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स तीनों की होली साइट्स हैं, तो किसी एक को वो जगह देने से बात और बिगड़ जाती। फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने यह प्लान एक्सेप्ट करके अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, और उसके नेक्स्ट डे यानी 15 मई 1948 को 5 अरब कंट्रीज, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक और लेबनान ने इजराइल पर अटैक कर दिया, और यहां से शुरू हुआ 1948 अरब इजरायली वॉर। इजराइल ने ना सिर्फ ये वॉर सर्वाइव किया, बल्कि जीत के अपनी टेरिटरी को यूएन के दिए हुए मैप से भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। ईरान, वही ईरान जो आज इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो इनिशियली इजराइल का दोस्त था। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अंडर ईरान एक सेक्युलर वेस्टर्न अलाइंड मोनार्की था। ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, दोनों के बीच ट्रेड होता था, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती थी, और ईरान इजराइल को ऑयल भी सप्लाई करता था। ईरान और इजराइल में एक इनफॉर्मल अलायंस था जो 1950 से लेकर 1979 तक चला, लेकिन 1979 में सब कुछ पलट गया।
The president and the Shah met for about an hour this morning. The president said the Shah's visit was encouraging and had strengthened the strong ties of friendship between the two countries. Despite the temporary imposition of martial law, the Shah's new government appears determined to press ahead with liberal reform. It is from the mosques that opposition to the Shah is being led by puritanical Shiite Muslims. The religious zealots want to return to the Constitution of 1906, which would ensure all legislation conforms with Islamic law. ईरानी रेवोल्यूशन शुरू हुआ और शाह को पावर से हटा दिया गया। अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी पावर में आए और पावर में आते ही उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया। खोमेनी ने इजराइल को एक देश मानने से मना कर दिया और उसे एक इलेजिटिमेट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया। इजराइल के साथ सारे रिलेशंस तोड़ दिए और इजरायली एम्बेसी को पैलेस्टीनी एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ईरान को इजराइल से इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? क्या ये ऑपोजिशन सिर्फ धर्म के नाम पे था या बात कुछ और भी थी? जवाब है दोनों। धर्म के हिसाब से ईरान एक शिया मेजॉरिटी देश है और खमीनी ने अपनी आइडियोलॉजी में इजराइल को मुस्लिम की जमीन पे कब्जा करने वाला माना है। जेरूसलम जहां अल अक्सा मस्जिद है वो इस्लाम की तीसरी सबसे सेक्रेड साइट है, इसलिए ईरान के लिए पैलेस्टाइन एक धर्म का मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी कारण है। पॉलिटिकली ईरान अपने आप को पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर दिखाना चाहता है और इजराइल का ऑपोजिशन करके ईरान हर मुस्लिम देश को यह दिखाना चाहता है कि हम इस दुनिया के हर मुसलमान के लिए खड़े हैं, फिर चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो या कोई और भी हो। इसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। इजराइल और ईरान दोनों मिडिल ईस्ट में रीजनल डोमिनेंस चाहते हैं। दोनों के गोल्स एक दूसरे से क्लैश करते हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है क्योंकि ईरान कभी भी इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक कर देगा और इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी ईरान के लिए अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि उस वजह से ईरान को इजराइल के सामने झुक के रहना पड़ेगा। अब भले ही 1979 के बाद ईरान और इजराइल एक दूसरे के पक्के दुश्मन बन गए, लेकिन इस लड़ाई को सबसे ज्यादा हवा देने वाला एक तीसरा देश भी है, जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। For many years, Iran has defined itself in part by its opposition to my country. And there is, in fact, a tumultuous history between us. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. अब यहाँ पे स्टोरी और इंटरेस्टिंग होती है। अमेरिका ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करने में सिर्फ 11 मिनट लगाए थे, यानी 14 मई 1948 को इजराइल ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की और ऑलमोस्ट इमीडिएटली उस समय के यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, जिससे यूएस दुनिया का पहला देश बना इजराइल को रिकॉग्नाइज करने वाला। लेकिन शुरुआती दिनों में यूएस इजराइल रिलेशनशिप उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने आज है। इनकी रियल बॉन्डिंग शुरू हुई कोल्ड वॉर के दौरान। देखिए, कोल्ड वॉर में दुनिया दो कैंप्स में बढ़ गई थी, यूएस और सोवियत यूनियन। मिडिल ईस्ट में सोवियत यूनियन ने इजिप्ट, सीरिया और इराक को सपोर्ट किया था और अमेरिका को उस रीजन में एक रिलायबल, पावरफुल एलाय चाहिए था और इजराइल इस जरूरत को परफेक्टली फिट करता था। साल 1967 में 6 दिन चले वॉर के बाद, जिसमें इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को एक साथ हरा दिया था, उसे अमेरिका को पता चल गया कि इजराइल की मिलिट्री बहुत केपेबल है और ताकतवर है। इसके बाद यूएस के लिए यूएस इजराइल अलायंस अब एक स्ट्रेटेजिक जरूरत और प्रायोरिटी बन गई थी। फिर साल 1978 में साइन हुआ कैंप डेविड अकॉर्ड्स। उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस डील करवाई, जिससे इजराइल का एक दुश्मन कम हो गया। ये एक लैंडमार्क मोमेंट था, लेकिन एक ही दुश्मन कम हुआ था, बाकी अभी भी थे। तो इसके बाद अमेरिका ने इजराइल को मैसिव मिलिट्री एड देना शुरू किया। अगर आज के फिगर से डिस्कस करें तो यूएस हर साल इजराइल को लगभग $3.8 बिलियन यानी लगभग 35,778 करोड़ रुपए की मिलिट्री एड देता है। ये दुनिया में किसी भी कंट्री को दी जाने वाली सबसे बड़ी फॉरेन मिलिट्री एड है। आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, F-35 फाइटर जेट्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, ये सब अमेरिकन सपोर्ट से आता है। और एक और फैक्टर है जिसके बारे में लोग कम बात करते हैं, AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये अमेरिका के सबसे पावरफुल लॉबिंग ग्रुप में से एक है। AIPAC इंश्योर करता है कि अमेरिकन पॉलिटिशियंस, चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट, इजराइल को सपोर्ट करते रहे। ये लॉबिंग इतनी इफेक्टिव है कि यूएस में इजराइल को ओपनली क्रिटिसाइज करना पॉलिटिकली बहुत रिस्की माना जाता है। अब आते हैं यूएस ईरान रिलेशनशिप पे। साल 1953 में CIA ने ईरान में कूप करवा के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक को हटा के शाह को वापस पावर में बिठा दिया था, क्योंकि मोसद्देक ने ईरान के ऑयल को नेशनलाइज करने की कोशिश की थी, जो ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज के इंटरेस्ट के खिलाफ था। शाह के अंडर ईरान अमेरिका का क्लोज एलाय था। ईरान ने अमेरिकन वेपन्स खरीदे, अमेरिकन बेसिस को एक्सेस दी और सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका को सपोर्ट किया। लेकिन 1979 में सब कुछ उल्टा हो गया।
ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद नवंबर 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने ईरान के तेहरान में बनी यूएस एम्बेसी पे कब्जा कर लिया और वहां पे काम कर रहे 52 अमेरिकन को 444 दिन तक होस्टेज रखा। इस इवेंट ने यूएस ईरान रिलेशनशिप को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। बदले में यूएस ने ईरान पे सैंक्शंस लगाए और उसे इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। ये सैंक्शंस और आइसोलेशन कोई 1-2 दिन, महीने या साल के लिए नहीं लगे थे, बल्कि साल 1979 से लेके साल 2015 तक ईरान पे सैंक्शंस लगे रहे, यानी लगभग 36 साल तक। लेकिन फिर आया ईरान न्यूक्लियर डील, जिसे JCPOA भी कहते हैं, यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। साल 2015 में उस समय के यूएस प्रेसिडेंट बैरक ओबामा ने ईरान के साथ एक हिस्टोरिक डील साइन की। डील थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट करेगा, यूरेनियम एनरिचमेंट को 3.67% तक रिस्ट्रिक्ट करेगा और बदले में उस पर लगे इंटरनेशनल सैंक्शंस को हटा दिया जाएगा। ये डील काम कर भी रही थी। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स वेरीफाई कर रहे थे कि ईरान कंप्लाई कर रहा है या नहीं, और सब कुछ स्मूथली चल रहा था। लेकिन फिर साल 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को एक तरफा बाहर कर दिया। ट्रंप का कहना था कि ये डील ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और मिडिल ईस्ट के रीजन में उसके एग्रेसिव एटीट्यूड को एड्रेस नहीं करती। डील से बाहर निकलने के साथ साथ ट्रंप ने ईरान पे मैक्सिमम प्रेशर सैंक्शंस भी लगा दिए, जो कि सबसे हार्श सैंक्शंस होते हैं, जो कि कभी भी किसी भी कंट्री पर नहीं लगाए गए थे। ये सब देख के ईरान भी चुप नहीं रहने वाला था और उसने अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ाना शुरू कर दिया। वो उसका लेवल 3.67% से बढ़ाकर 60% तक ले गया। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए 90% एनरिच यूरेनियम लगता है और जिस स्पीड से ईरान बढ़ रहा था, उस स्पीड से उसे वेपन ग्रेड 90% यूरेनियम बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये जो सारी लड़ाई है जिससे पूरी दुनिया सफ़र कर रही है, उसकी जड़ ईरान का यही यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ही है, जो वैसे भी कंट्रोल में था JCPOA डील के बाद से। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एक तरफा डिसाइड किया इस डील से बाहर निकलने का और अब खुद ही लड़ भी रहा है, लेकिन सफ़र पूरी दुनिया कर रही है। कोई नहीं, अब आते हैं आज की सिचुएशन पे, जो कि सबसे क्रिटिकल है। The United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. The Iran deal is defective at its core. If we do nothing, we know exactly what will happen. In just a short period of time, the world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. Today, we're reimposing all sanctions that were previously lifted under the nuclear deal. This includes sanctions on energy, banking, shipping, and shipbuilding industries. Since the Trump administration came into office, we've done 19 rounds of sanctions, targeting 168 Iranian entities. Today's sanctions will accelerate the rapid decline of international economic activity in Iran since the implementation of our strategy in May. 7 अक्टूबर 2023 की डेट ने मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का लैंडस्केप ही चेंज कर दिया। हमास, जो गाजा स्ट्रिप कंट्रोल करता है और जिसे ईरान सपोर्ट करता है, उसने इजराइल पे अटैक कर दिया। 5000 रॉकेट्स दागे। हमास के फाइटर्स इजराइल के अंदर घुसे और लगभग 1200 इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स को मार दिया और अराउंड 250 लोगों को बंदी बना के गाजा ले गए। 7 अक्टूबर को दक्षिण इजराइल में किस तरीके से हमास ने सरप्राइज अटैक किया था, लेकिन जवाब अब इजराइल की ओर से भी दिया जा रहा है। हमास के लड़ाकों ने कार सवार लोगों पर हमला किया था। हमास के हमले में 1400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये इजराइल की हिस्ट्री में उस पे हुआ सबसे डेडली अटैक था। इजराइल ने इसे अपना 9/11 मूवमेंट कहा, मतलब इजराइल जवाब देने वाला था। इजराइल का जवाब बहुत खतरनाक था। इजरायली फोर्सेस ने ऑपरेशन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया और गाजा पे भारी बमबारी शुरू कर दी। एयर स्ट्राइक्स, हमास की टेरिटरी में घुस के हमास के लोगों को मारा गया। हमास के इलाके में जाने वाले सभी सप्लाईज को रोक दिया गया और महीनों तक ये मिलिट्री ऑपरेशंस चले, जिसमें गाजा में हजारों पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिसमें एक बड़ा नंबर सिविलियंस का था, इंक्लूडिंग वुमेन और चिल्ड्रन। अब इस पूरी लड़ाई में ईरान का भी बहुत बड़ा रोल था। ईरान डायरेक्टली हमास की तरह फ्रंट पे नहीं लड़ता। ईरान की स्ट्रेटजी है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की। ये एक नेटवर्क है छोटे छोटे टेररिस्ट ग्रुप्स का, या इनकी भाषा में बोले तो रेजिस्टेंस फोर्सेस का, जिन्हें ईरान फंड करता है, ट्रेन करता है और वेपन्स देता है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। हमास है गाजा में, हजबुल्ला है लेबनान में, जो कि ईरान का सबसे पावरफुल प्रॉक्सी है, फिर हुतीज है यमन में, फिर शिया मिलिशियाज है इराक और सीरिया में। ईरान की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। इजराइल को डायरेक्टली अटैक करने की जरूरत नहीं, चारों तरफ से प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू प्रेशर बनाओ। इजराइल इसे रिंग ऑफ फायर कहता है।
अब अक्टूबर 7 के बाद सिचुएशन एस्केलेट होती गई। नवंबर-दिसंबर 2023 में हजबुल्ला ने लेबनान बॉर्डर से इजराइल पे रॉकेट्स फायर करना शुरू किया। वहां से एक और लड़ाई शुरू हुई जिसमें नॉर्दर्न इजराइल के हजारों लोगों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। फिर नवंबर 2023 से हुतीज ने रेड सी में कमर्शियल शिप्स पे अटैक करना शुरू किया और ये करने के पीछे रीजन दिया गया कि ये गाजा में पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में किया जा रहा है। बाब एल मंदेब स्ट्रेट जो रेड सी का नैरो चोक पॉइंट है, वहां से ग्लोबल ट्रेड का 12 से 15% गुजरता है। हुती अटैक से शिपिंग कंपनीज ने सुएज कैनाल रूट अवॉइड करना शुरू किया और केप ऑफ गुड होप के अराउंड जाने लगे, जिसमें 10 से 15 दिन ज्यादा लगते हैं और कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फिर जनवरी-फरवरी 2024 में यूएस और यूके ने ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया। हुती टारगेट्स पर डायरेक्ट स्ट्राइक्स की, लेकिन हुतीज ने अटैक्स बंद नहीं किए। इनफैक्ट अटैक्स और बढ़ गए। अप्रैल 13, 2024 को ईरान ने पहली बार इजराइल पर डायरेक्टली अटैक किया। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए, इंक्लूडिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और शहद ड्रोन्स। इजराइल, यूएस, यूके, जॉर्डन और फ्रांस ने मिलकर 99% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। डैमेज कम था, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर था। ईरान ने दिखाया कि अब वो डायरेक्टली लड़ने को तैयार है। ईरान ने इस अटैक के पीछे रीजन दिया कि इजराइल ने 1 अप्रैल को डमेस्कस में ईरानियन कॉन्सुलेट पर स्ट्राइक की थी, जिसमें सीनियर IRGC कमांडर्स मारे गए थे, तो ये उसका बदला है। फिर इजराइल ने भी ईरान पर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स किए, रिपोर्टेडली ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट किया। फिर अक्टूबर 2024 में सिचुएशन और एस्केलेट हुई। इजराइल ने लेबनान में हजबुल्ला के खिलाफ बड़े स्केल पे मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, पेजर एक्सप्लोजन्स, टारगेटेड असैसिनेशंस, जिसमें हजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की भी डेथ हो गई। ये हजबुल्ला के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ईरान ने बदले में अक्टूबर में दूसरा डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया। इस बार लगभग 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे गए। कुछ मिसाइल्स ने इजराइल के एयर बेसिस को हिट भी किया। बदले में इजराइल ने नवंबर में रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम्स और मिलिट्री साइट्स पर। फिर 2025 में टेंशंस और बढ़ी और सिचुएशंस और वॉलेटाइल हो गई। सीज फायर अटेम्प्ट्स हुए और गाजा में कुछ टेम्पररी सीज फायर्स हुए भी। होस्टेज को छुड़ाने के लिए नेगोशिएशंस भी चली, लेकिन तब भी शांति और पीस का कोई साइन नहीं है। अब ईरान, इजराइल और यूएसए आमने सामने वॉर में आ चुके हैं, जिसमें ईरान अपना ट्रम्प कार्ड खेल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया का 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है और अगर तेल रुका तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्टेशन सब महंगा हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी इकोनॉमीज भी बुरी तरह इन्फ्लेशन में फंस सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? सच में देखा जाए तो ये होने की प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, लेकिन जीरो नहीं है। ईरान और इजराइल दोनों डायरेक्ट वॉर से बचना चाहते हैं, क्योंकि दोनों जानते हैं कि इसकी कॉस्ट डिवास्टेटिंग होगी। यूएस भी ऑल आउट वॉर नहीं चाहता। रशिया और चाइना ईरान के लिए मिलिटरीली इंटरवीन करेंगे, ये भी मुश्किल है, लेकिन ये सब नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक गलत मिसाइल, एक इंटेलिजेंस फेलियर, एक बिना मतलब का एस्केलेशन और चीजें कंट्रोल से बाहर जा सकती हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंट्रोल टेंशन चल रही है, लेकिन एक चिंगारी से अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे एक सवाल उठना तय है कि ये सब मिडल ईस्ट में चल रहा है, तो इंडिया का इससे क्या लेना देना? तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वित्त वर्ष की शुरुआत पर कमर्शियल गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 195 रुपए की वृद्धि और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम अभी यथावत रहेंगे। नारा के बाद अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनी शेल इंडिया ने भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में आए तेज उछाल के चलते लिया गया है। 500 रुपया हमारा एक दिन की मजदूरी होता है और 400 रुपया एक दिन के लीटर में गैस मिलता है। अब बताओ, 1 लीटर गैस भरवाते हैं तो उधर नौकरी भी जा रहा है और गैस भी नहीं मिल रहा। देखिए, इंडिया की पोजीशन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया की सबसे मुश्किल डिप्लोमेटिक पोजीशंस में से एक है, और मैं ये पर्सनली कहता हूँ। मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को रियलाइज होता है कि इंडिया कितनी खराब कंडीशन में है। देखिए, इंडिया और इजराइल के रिलेशंस पिछले 2 डिकेड्स में ड्रामेटिकली इंप्रूव हुए हैं। 1992 में इंडिया ने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप एक नए लेवल पे पहुंच गई। इंडिया इजराइल के सबसे बड़े डिफेंस कस्टमर्स में से एक है। इंडिया ने इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स, हेरॉन और हरूप ड्रोन्स, बैरिकेड एयर डिफेंस सिस्टम्स और एडवांस रेडार सिस्टम्स खरीदे हैं। कारगिल वॉर के दौरान भी इजराइल ने इंडिया को क्रिटिकल एम्यूनिशन सप्लाई की थी, जब बाकी कंट्रीज ने मना कर दिया था। इजराइल के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है, काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन होती है और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी इजराइल इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत अलग रीजन से। छाबार पोर्ट इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है।
छाबार ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पे है। इंडिया ने यहाँ एक पोर्ट डेवलप किया है क्योंकि ये इंडिया को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक डायरेक्ट एक्सेस देता है। पाकिस्तान ने इंडिया को लैंड एक्सेस कभी नहीं दिया, तो छाबार हमारा ऑल्टरनेट रूट है। 2024 में इंडिया ने छाबार पोर्ट के लिए ईरान के साथ 10 ईयर ऑपरेशनल एग्रीमेंट साइन किया था और ये डील इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रूट है जो इंडिया को ईरान के थ्रू रशिया और यूरोप से कनेक्ट करता है। शिप से सामान मुंबई से बंदर अब्बास जाएगा, फिर रेल और रोड से रशिया तक। ये सुएज कैनाल रूट से 30 से 40% सस्ता और छोटा है। ईरान इस कॉरिडोर का क्रिटिकल लिंक है। ईरान के बिना INSTC काम नहीं कर सकता। फिर इंडिया ईरान से ऑयल भी इंपोर्ट करता रहा है। हालांकि यूएस सैंक्शंस की वजह से 2019 के बाद इंडिया ने ऑफिशियली ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट जीरो कर दिए, लेकिन कल्चरली और हिस्टोरिकली भी इंडिया ईरान के बहुत गहरे रिश्ते हैं। अब बात करें इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप की, तो यूएस इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। क्वाड, डिफेंस डील्स, टेक्नोलॉजी शेयरिंग, ट्रेड, ये सब क्रिटिकल है। अमेरिका एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया यूएस के साथ अलाइन करे, स्पेशली ईरान के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया को अपने ईरानियन इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने हैं। और अगर अब बात करें इंडिया की बाकी गल्फ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप की, तो अरब देश जैसे कि UAE, सऊदी अरेबिया, कतर, यहाँ लाखों इंडियंस रहते हैं और इंडिया में अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन सभी देशों के ईरान और इजराइल के साथ अपने अपने इश्यूज और अपने अपने अग्रीमेंट्स हैं, जिसका ध्यान भी इंडिया को रखना है। इंडिया ने 7 अक्टूबर को हुए अटैक के बाद इजराइल के साथ सिंपैथी जताई और इन टेररिस्ट अटैक्स को पूरी तरह से गलत ठहराया, लेकिन साथ ही साथ इंडिया ने पैलेस्टीनियन सिविलियंस के लिए ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी जताए। यूएन में इंडिया ने सीजफायर रेजोल्यूशंस के फेवर में वोट किया और 2 स्टेट सोल्यूशन यानी यूएन के 2 सेपरेट देश के सोल्यूशन का सपोर्ट कंटिन्यू किया है। बेसिकली इंडिया ने क्लियर तौर पे किसी एक की साइड नहीं ली है और एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखी है। अब क्या ये अप्रोच सही है? देखो, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हिस्टोरिकली हमारी सबसे बड़ी ताकत रही है। आज भी अगर इंडिया क्लियरली एक साइड ले लेता है तो इसका मतलब होगा कि दूसरी साइड से सब कुछ, डील्स, इन्वेस्टमेंट्स, पोर्ट्स और ऑयल, सब रिस्क पे आ जाएगा। इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट है कि वो सबके साथ बैलेंस मेंटेन करे और ऑनेस्टली ये काम कर रहा है। इंडिया इजराइल से वेपन्स भी ले रहा है, ईरान में छाबार भी ऑपरेट कर रहा है, यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मजबूत है और गल्फ स्टेट्स में रहने वाले इंडियंस से रेमिटेंसेस भी आ रहे हैं। लेकिन कई जाने माने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्रिटिक्स का मानना है कि फेंस सिटिंग की भी एक लिमिट होती है। अगर लड़ाई और बढ़ी तो इंडिया को चुनना पड़ेगा, और अगर इंडिया ने चुनने में देरी की तो जो भी ये लड़ाई जीतेगा वो भी इंडिया पे ट्रस्ट नहीं करेगा, हारने वाला तो नहीं ही करेगा ऑफ कोर्स। अब कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि इंडिया को ज़्यादा क्लियरली अपनी पोजीशन डिफाइन करनी चाहिए, वरना लॉन्ग टर्म में इंडिया को एक अनरिलायबल पार्टनर समझा जा सकता है जिस पे कोई भी भरोसा नहीं करेगा। But again, India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of what I saw here from India, I can say the majority heart of Indians people are with Iran. अब आते हैं उस चीज पे जो हमारी डेली लाइफ को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, पैसा। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है और हम अपना 85% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल रफली 120 से 150 बिलियन डॉलर पर ईयर होता है, जिसमें से मिडल ईस्ट से इंडिया का रफली 60% ऑयल आता है। मिडल ईस्ट मतलब इराक, सऊदी अरेबिया, UAE और कुवैत से। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक नैरो वाटरवे है ईरान और ओमान के बीच में, जहां से दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई गुजरता है। ईरान ने ऑलरेडी हॉर्मुज ब्लॉक कर दिया है, जिससे दुनिया को सप्लाई होने वाला 20% ऑयल रुक गया है। इससे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जो कि रातों रात $150 पर बैरल भी क्रॉस हो सकते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है पेट्रोल ₹150 पर लीटर से भी ज्यादा महंगा, डीजल ₹140 पर लीटर से भी ज्यादा महंगा और इन्फ्लेशन कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। अगर हॉर्मुज नहीं खोला गया तो बहुत जल्द ये हमारी रियलिटी होगी। इसके साथ साथ सिंस ऑयल हम डॉलर्स में खरीदते हैं, तो जब ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो इंडिया को ज्यादा डॉलर्स खरीदने पड़ते हैं ऑयल इंपोर्ट करने के लिए। इसका मतलब है हमारा रुपया और कमजोर होगा। कमजोर रुपए का मतलब है इंपोर्टेड सामान और महंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स महंगा और फॉरेन एजुकेशन भी महंगी। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब रुपीस ऑलरेडी डॉलर के मुकाबले 95 के आसपास पहुंचा हुआ है, और अगर टेंशन्स और बढ़ती हैं तो ये 100 के पार भी जा सकता है, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। RBI को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब हमारी होम लोन की EMIs बढ़ेंगी और बिजनेसेस के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, जिससे इस ऑलरेडी मुश्किल समय में उनका सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा। अब अगर ईरान डिस्टेबलाइज होता है, यानी रिजीम चेंज, वॉर या इंटरनल क्योस होता है, तो इंडिया का छाबार पोर्ट और INSTC दोनों रिस्क में आ जाएंगे। इंडिया ने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं इन प्रोजेक्ट्स में। ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स नहीं है,
ये इंडिया की जियोपॉलिटिकल पावर है अगेंस्ट पाकिस्तान ग्वादार पोर्ट जो चाइना डेवलप कर रहा है। छाबार लूज करना इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी तक यूएस ने छाबार के लिए इंडिया को सैंक्शन से एग्जेम्प्ट किया है, लेकिन अगर यूएस ईरान टेंशंस और बढ़ते हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि एग्जेम्पशन कंटिन्यू रहेगी या नहीं। और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है, आज कुछ बोल रहा है कल कुछ और बोल देगा, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया इजराइल से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है, ऑनगोइंग ऑर्डर्स हैं। अगर इजराइल फुल्ली इंगेज रहता है वॉर में तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डाइवर्ट होगी और डिलीवरीज डिलेड हो सकती हैं। हालांकि लड़ाई के माहौल में डिफेंस टाइज और स्ट्रांग होते हैं तो चांसेस ये भी है कि वॉर के चलते इंडिया को नई इजराइल डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी मिल सकता है। बट क्या होने वाला है वो तो टाइम ही बताएगा। अब लगभग 90 लाख इंडियंस गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, यानी यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन। ये लोग हर साल लगभग 30 से 35 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस इंडिया भेजते हैं अपने परिवारों को। अगर ये वॉर गल्फ के देशों तक फैलती है तो ना ही सिर्फ उनकी सेफ्टी रिस्क पे आएगी बल्कि रेमिटेंस फ्लो भी डिसरप्ट हो सकता है। अब देखो, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से फॉरेन इन्वेस्टर्स भी थोड़े डर जाते हैं और अपने पैसे दूसरे देशों से निकाल कर अपने देश में एफडीज करके रखना पसंद करते हैं। सिर्फ 26 फरवरी से 20 मार्च के बीच में ही कुल 1 लाख करोड़ एफआईआईस के पैसे इंडियन मार्केट से निकाल लिए गए हैं। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो बनता है 1000 करोड़ रुपए 1 घंटे के निकाले गए हैं लास्ट 1 महीने में। अब आप ही सोचो कि अगर सिचुएशन जल्दी से नॉर्मल नहीं हुई तो एफआईआई आउटफ्लो और भी बढ़ सकता है, जिससे हमारे स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इंडिया अभी एक बहुत मुश्किल पोजीशन में है। हमें इजराइल से वेपन्स चाहिए, ईरान से छाबार चाहिए, अमेरिका से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहिए और गल्फ से ऑयल और रेमिटेंसेस चाहिए। इंडिया ने अब तक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी मेंटेन की है और ऑनेस्टी से कहूं तो गिवन द सर्कमस्टांसेस ये अप्रोच रिस्की है लेकिन शायद सबसे रियलिस्टिक भी है। लेकिन एक बात जो मुझे पर्सनली सोचने में मजबूर करती है और आपको भी सोचनी चाहिए वो ये है, इंडिया आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं, हम ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन क्या हम हमेशा दोनों तरफ बैलेंस करके ग्लोबल लीडर बन सकते हैं या किसी पॉइंट पे हमें क्लियरली अपनी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी। हिस्ट्री में कोई भी कंट्री सिर्फ फेंस पे बैठ के सुपर पावर नहीं बनी है, लेकिन कोई भी कंट्री इंपल्सिवली साइड लेकर भी नहीं बनी है। टाइमिंग, कैलकुलेशन और नेशनल इंटरेस्ट, ये 3 चीजें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को गाइड करनी चाहिए। क्या इंडिया ये बैलेंस सक्सेसफुली मेंटेन कर पाएगा या एक दिन हमें चूज करना पड़ेगा? ये सवाल आज के सबसे इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल क्वेश्चंस में से एक है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताइए। क्या इंडिया की करंट अप्रोच सही है या इंडिया को क्लियरली अपनी पोजीशन डिफाइन करनी चाहिए? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे एल्गोरिथम को पता चलता है कि ये वीडियो लोगों के काम आ रही है और ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे डिटेल जियोपॉलिटिकल डीप डाइव्स रेगुलरली मिलते रहे तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। मैं ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा जहाँ कॉम्प्लेक्स ग्लोबल इवेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में तोड़ के समझाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।